बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साहिबों, पुरज़्म नौजवानों और पाकिस्तान की उम्मीदों के महवर व मरकज़ बच्चों, अल्लाह करीम आपको हमेशा करम के दायरे में रखे। पुराने वक्तों में एक बादशाह था, उसके दो बेटे थे, दोनों ही बड़े नटखट शहज़ादे थे। शरारतें बहुत करते थे और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। बादशाह उनकी तरफ से बहुत परेशान था। उसने बहुत से टीचर्स को मुतय्यन किया, बड़े तालीक मुकर्रर किए, लेकिन शहज़ादे पढ़ने पर तैयार नहीं होते थे। उनको खेलने का बड़ा शौक़ था और वो जो खेल खेलते थे वो भी बड़ा अजीब सा था। कांच की गोलियों से खेलते थे, जिनको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि बंटे खेलते थे। बादशाह जब भी कोई तालीक मुकर्रर करता तो वो शहज़ादे उसकी नाक में दम कर देते। कभी उसकी चुटकी काट लेते, कभी कोई ऐसी बात कर देते कि वो वहाँ से बादशाह से माज़रत करके चला जाता। बादशाह ने बहुत से ऐसे टीचर्स ढूंढने की कोशिश की जो कि शहज़ादों को किसी तरीके से पढ़ा लें। एक टीचर बहुत मशहूर थे उस ज़माने में। बादशाह ने उनसे कंसल्ट किया तो वो राज़ी हो गए और उन्होंने बादशाह से पूछा कि शहज़ादों को कोई ख़ास शौक़ है। तो बादशाह ने कहा कि ये खेलते बहुत हैं और ख़ास तौर पर बंटे बहुत खेलते हैं। तो वो टीचर जो हैं वो बहुत सारे बंटे लेके शहज़ादों के पास आ गए और उन्होंने शहज़ादों से कहा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपके साथ खेलने के लिए आया। और उसने बड़े शहज़ादे को 5 बंटे दे दिए और फिर छोटे को दे दिए, 5 खुद रख लिए और फिर पूछा कि ये जो कांच की गोलियां हैं ये अब कितनी हैं हमारे पास। तो छोटे शहज़ादे ने जवाब दिया कि ये 5 5 और 5 ये 15 हो गई। तो फिर टीचर ने दोबारा कहा अच्छा मैं तुम्हें 2 और देता हूँ, तो अब हर एक के पास कितनी हो गई। तो फिर उसने कहा 5 और 2 7 मेरे पास हो गई, 7 बड़े भाई के पास हो गई, 7 आपके पास हो गई। अब उसने कहा टोटल हम सब के पास कितनी हैं। तो वो फिर बड़े शहज़ादे ने कहा कि अब ये 7 + 7 + 7 ये जो है ना 21 हो गई है। तो छोटा शहज़ादा थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ था। उसने बड़े भाई से कहा कि भाईजान बेवकूफ़ मत बने, ये टीचर जो है हमारे साथ खेल नहीं रहे, ये हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लतीफ़ा मुझे इसलिए याद आ गया कि आज का वीलॉग जब हम करने लगे तो मेरे जो 2 शहज़ादे हैं और 3 भांजे वो इस्लामाबाद से आए हुए थे, एहसन, मुहिब और ताहा। उनका ख्याल था कि हम जो ये वीलॉग है इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 4 वीडियोस के बाद ही और 3 जून को पहली वीडियो अपलोड करने के बाद 22 जुलाई तक हमारे 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। और ये इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं और अचीवमेंट है भी सही। आप दोस्तों के ख़ुसूसी तावन की वजह से ये मुमकिन हुआ और अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि इतने कम वक्त में 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। तो इनका मौक़िफ़ था कि इस वीलॉग में हम केक काटेंगे और हम और कोई बात नहीं करेंगे। जबकि मेरा मौक़िफ़ ये था कि बच्चों, मैं तो कोई मैसेज ही दे सकता हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में मैंने जो अपने सर जी जिनसे मैं मिला हूँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की किताब पढ़ाई है, उसमें से मैं कोई सबक आप लोगों को सुना दिया करता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बच्चों मुझे तो और कोई काम आता नहीं, मैं तो यही कोई सबक पढ़ा सकता हूँ। ये वीलॉग ऐसा करना जिसमें केक काटना, खाना खाना, ये और किस्म के वीलॉग होते हैं। लेकिन बच्चे बाधित थे। मेरा मौक़िफ़ जैसे कि ग़ुलाम मोहम्मद कासर साहब का शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तो हम तो पढ़ा ही सकते हैं, कोई ज़िंदगी का सबक ही आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी बहस में मैंने इनसे इतनी बात मनवा ली कि हम केक पर बात करेंगे। तो ये खुश हो गए कि हाँ जी केक पर बात होगी। तो केक के हवाले से जो हमारी ये लड़ाई हुई, एक और लड़ाई मुझे याद आ गई जो आजकल हमारी पार्टीज़ में हमारी नौजवान नस्ल करती है, और वो ये खिचड़ा कल्चर की वजह से है। हमारे एक बहुत बड़े सर जी, एक मुसन्नफ़ गुज़रे हैं,
मुमताज़ मुफ्ती साहब, मुझे उनकी किताबें बहुत पसंद हैं। बच्चों, आप भी उनकी किताब लब्बैक, तलाश, अलख नगरी और अलीपुर का अली और बहुत से उनके अफसानों की किताबें हैं, ये पढ़ें। तो उन्होंने ये खिचड़ा कल्चर की बात बताई कि एक तो हमारा जो बरसगीर पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो कल्चर था, जिसमें हमारी कदीम रवायात थी और उसके अलावा हमारी इस्लामी रवायात भी शामिल थी। इसके अलावा अब यूरोप से एक कल्चर, ये जो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, ये भी हमारी तरफ आता है और हम उन रसूमात को अपना लेते हैं फ़ौरन, और एक हमारा एक किस्म का खिचड़ा कल्चर बन गया। जैसे खिचड़ी होती है जिसमें चावल भी होता है, दाल भी होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की कि हमें जो ये खिचड़ा कल्चर मिला है, ये यूरोप से जो रवायात आती हैं वो पहले इंडियन फिल्म्स में आती हैं, उनके ड्रामों में आती हैं, और फिर हमारे नौजवान नस्ल उनको कॉपी करते हैं, और फिर उसके बाद एक अजीब व गरीब सी कल्चर की शक्ल सामने आती है। इसकी एक सौगात जो अब हमें अक्सर अपनी ख़ानदान की पार्टीज़ में भी देखने को मिलती है, और अपने अदारों की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस के जो मुख्तलिफ फंक्शन होने में हमें देखने को मिलती है, कि वो ये है कि बच्चे केक मंगवाते हैं, फ्रेश क्रीम केक अमूमन मंगवाए जाते हैं, वो उसकी क्रीम एक दूसरे के चेहरे पे लगा देते हैं, मल देते हैं, और केक उठाकर फिर बाद में 2-3 बच्चे एक बच्चे को पकड़ लेते हैं और फिर वो केक उसके चेहरे पे लगा देते हैं, और काफ़ी जो है वो फिर केक ज़ाया होता है, रिज़्क ज़ाया होता है। बच्चों, इसमें आपको खुशी तो महसूस होती है, लेकिन आप अगर ये गौर करें तो ये केक कितने ही गरीब बच्चों की हसरत है। ऐसे कागज़ चुनने वाले बच्चों की हसरत है जो कि बेकरियों के बाहर खड़े होकर इन केक को हसरत से देखते हैं। कितने ही ऐसे फ़कीरों के बच्चे होते हैं, गदागरों के बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ चल रहे होते हैं, और ये इन केक्स को देखते हैं, बिस्किट्स को देखते हैं, बेकरियों के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन हम जो है वो इस केक को ज़ाया कर देते हैं अपनी छोटी सी खुशी की खातर, कुछ कहकहों की खातर। और गौर करें, जिस पीएन ने आपकी खिदमत करते हुए आपके लिए प्लेटें रखी हैं वहाँ पर, वो भी सोचता होगा कि जब ये अपनी खुशियों में बाद में हमें भी शरीक करेंगे और हमें भी जो है ये केक खिलाएंगे। वो बाद में जो सफाई करता है, वो जो सफाई करने वाला खाकरूब है, वो जो, मैं तो उसको सफाई करने वाला कहता हूँ, वो जब सफाई करते हैं तो वो जब इस रिज़्क़ की बेहुरमती देखते होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि ये काश इसको ज़ाया ना करते, ये हमें दे देते, हम अपने बच्चों के लिए ले जाते। ये बात सिर्फ यही नहीं है कि हम इसको रिज़्क़ को ज़ाया कर देते हैं। मुझे किसी सर जी ने, अब मुझे उनका याद नहीं है कि ये किसने बात की थी, उन्होंने नेकी की और बदी की बात करते हुए हमें यही समझाया था कि बेटा, नेकी में वक्ती तौर पर तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में सालों में राहत महसूस होती रहती है। जबकि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें वक्ती तौर पर खुशी होती है, लेकिन बाद में हम पछताते रहते हैं। अगर हम एक और लेवल पर इसको जाकर देखें तो जब कोई दरवेश, बुज़ुर्ग, कोई ऐसा आदमी जो कि चीज़ों को बड़ी गहराई में देखता है, जब वो पानी का एक गिलास भी पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो वो कुदरत की जो तख्लीक है, ये जो पानी है, इसके वो पूरे प्रोसेस को समझते हुए ये बात कहता है। कहीं बहरा अरब में पानी के बुखारात उड़े होंगे, फिर वो हवा ने अपनी ड्यूटी दी होगी, और वो बुखारात जो हैं वो पानी के वो बादल की सूरत में उन्होंने कोह मालिया की तरफ सफ़र किया होगा, और फिर वहाँ पे वो पहाड़ों से टकरा कर वो पानी वो बरसा होगा, और बर्फ़ की सूरत में अल्लाह ताला ने सर्दियों में वो पहाड़ों पर जमा दिया होगा, और फिर जब वक्त गुजरता है, गर्मियाँ आती हैं, तो वो पानी कतरा कतरा पिघल कर आपकी तरफ चल पड़ता है। पहले किसी नदी में, फिर नाले में, फिर वो दरियाए कन्हार में आता होगा, फिर दरियाए कन्हार से वो पानी चलता हुआ दरियाए जेहलम में आता होगा, और वो फिर वहाँ से कई मील का सफ़र करते हुए, सैकड़ों मील का सफ़र करते हुए आपकी नहर अपर जेहलम में आ जाता होगा, और फिर वहाँ से आपके सरगोदा में वाटर सप्लाई में पहुँचकर और फ़िल्टर होकर फिर वो आपके घर पहुँचता होगा। और जब
وہ گھر پہنچتا ہوگا اور آپ کی والدہ آپ کو پانی ٹھنڈا کر کے دیتی ہوں گی۔ تو ایسے میں جو ایک اللہ کے اس قدرت کے کارخانے کو سمجھنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے میرے لیے یہ رزق پہنچایا، جس نے یہ سارا مجھے لاڈلا بنایا، اور یہ جو دانہ دانہ میرے تک پہنچا ہے، یہ جو پانی کا قطرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت اور انسان کے لیے کتنی محبت شامل ہے۔ ہمیں ایسے سرجی ڈھونڈنے چاہیے، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو اللہ کی ان حکمتوں کو ہمیں بتا سکیں۔ یہ جو سرجی ہوتے ہیں، جو اللہ کی ان حکمتوں کو سمجھتے ہیں، یہ بڑے خاموش طبع لوگ ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت مشہور شاعر ہیں عبدالحمید عدم، میں تو ان سب کو سرجی کہتا ہوں جیسے آپ کو پتہ ہے، ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے: عالم تخلیق کے حیرت کدے میں اے عدم، عالم تخلیق کے حیرت کدے میں اے عدم، جس کو جتنی آگہی تھی اس قدر خاموش تھا۔ ایسے ہی ایک خاموش طبع بزرگ تھے حکیم میاں محمد عنایت صاحب، یہ سرگودا میں گل والا میں رہتے تھے۔ ہم ہر جمعے کو ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی محفل میں حکمت کی بات کو جو ہمیں عطا کرتے تھے ہم تلاش کرتے تھے، اور وہ بات جو ہے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ مسلسل ان کے پاس جانے لگا، جمعے کے علاوہ بھی تمام دنوں میں جانے لگا، اور یہ رات کا وقت ہوتا تھا۔ آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے، پانی کے ساتھ 2-4 نوالے لے لیے، کبھی دودھ کے 1 کپ کے ساتھ 3-4 روٹی کے ٹکڑے کھا لیے۔ میں نے ان کو آبزرو کیا کہ وہ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ واش بیسن پہ اپنا ہاتھ دھوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ دھونے کے بعد وہ کلی تو وہیں پہ منہ میں پانی ڈال لیتے ہیں، کلی کرتے ہوئے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ 10-12 دن جب میں نے یہ مسلسل ان کی روٹین دیکھی تو میں ایک دن ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، تو میں نے وہ دیکھا کہ ان کے گیٹ کا جو چھوٹا دروازہ تھا جو کہ اندر کی طرف کھلتا تھا، اس کے پیچھے ایک گملہ تھا، اور وہ وہاں پر جا کر کلی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ضد کر کے میاں جی سے پوچھ لیا کہ سرکار آپ کلی ہمیشہ وہاں پر کرتے ہیں، لوگ تو ہمیشہ واش بیسن پر کلی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رحیل دیکھو، اس گملے میں کوئی پودا نہیں ہے، صرف مٹی ہے، میں جب اس میں کلی کرتا ہوں تو پانی جذب ہو جاتا ہے، اور جو خوراک کے ذرات بچ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چونٹیاں کھا جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس رزق کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس رزق کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو، آپ کے دسترخوان کو کشادہ کرے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور ایک ملک پاکستان کو ہمیشہ رحمتوں، برکتوں، وسعتوں سے نوازے۔ یہاں پہ ہم اپنا ویلا ختم کرتے ہیں، اور وہ جو شروع میں جس کی وجہ سے مجھے لطیفہ سنانا پڑا تھا وہ بات اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ میں اپنے بیٹوں معوذ اور معاذ کے ساتھ، اور میمون شہزاد، عمران قادر شاہ، اور ہمارے 1-2 اور بیٹے یہاں شامل ہیں، ان کے ساتھ جو ہماری 1K سبسکرائبرز کی ایک جو ہے اچیومنٹ ہوئی ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور حسن اتفاق بھی ہے کہ آج میرے بیٹے معوذ کی سالگرہ بھی ہے 27 جولائی کو، تو ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے چینل سرجی کی باتیں کہ 1K سبسکرائبرز ہونے کے لیے، اور پھر معوذ کی سالگرہ کے اوپر ہم اب کیک کاٹ رہے ہیں۔ آپ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ معوذ آئیں جی، معاذ آپ بھی آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو معوذ حسن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو مزید کامیابیاں دے، اور ہمیں اس طرح خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جی سالگرہ کا جو برتھ ڈے بوائے ہے محمد معوذ حسن، اور یہ جی معاذ حسین، اور ہمارے عمران قادر شاہ، آپ نے پہلے ویلاگ میں سنا ہوگا کہ ہمارے اس چینل کو سٹارٹ کروانے والے ہمارے
ہمیں موٹیویٹ کرنے والے. اور اس کے بعد یہ ہیں جی ہمارے علی بھائی, یہ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں. اور ہمارے بڑے پیارے ارسلان بھائی جو یہاں پہ ہمارا بہت ساتھ نبھاتے ہیں. اور جو ہمارے مین ہیں میمون بھائی جو کہ ہمارے پروڈکشن انچارج ہیں. اپنے آپ کو, اب وہ تو کیمرے کے پیچھے ہیں, ہم ان کو کیک تو نہیں کھلا سکتے, تو وہ بعد میں کھائیں گے. اور سر جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو شکریہ سبسکرائبر ہونے پر. اور دوسرا آپ نے آج جو اپنا سٹارٹ ایک لطیفہ سے کیا, تو آپ اختتام بھی اس پر کریں جی. زیادہ خوشی ہوگی. جی خوشی کا موقع ہے جی. چلے میں ایک اور لطیفہ سنا دیتا ہوں. ہماری طرح کا یہ کوئی یوٹیوبر تھا, بیچارہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کسی قتل کے کیس میں پھنس گیا اور اس کو سزائے موت ہوگی. تو جج نے جب اس کو سزائے موت سنائی اور پھر اس سے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو اس یوٹیوبر نے کہا کہ جج صاحب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تو اس خواہش میں چھپی ہماری خواہش بھی شامل ہے. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اب ہم کیک کھائیں گے.